फिर नेक्स्ट है कंसिडरेशंस फॉर मैनेजिंग पार्शियल टूथ लॉस। तो जो चैप्टर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम देखते जाएंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो स्किप कर देंगे। तो जो पहले दो उसने हेडिंग्स हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम स्किप कर देते हैं, जिस तरह शेयर डिसीजन मेकिंग और टूथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट आगे से स्टार्ट करेंगे। तो वो कहता है दो तरह के आपके प्रोस्थेसिस हो सकते हैं जब आप पार्शियली इडेंचरस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। एक आपके होते हैं टूथ सपोर्टेड प्रोस्थेसिस और दूसरे आपके होते हैं टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थेसिस। तो जो टूथ सपोर्टेड प्रोस्थेसिस होते हैं उनमें बेसिकली जो प्रोस्थेसिस पे सारा आप कह लें क्लूजल लोड लगना है, पड़ना है, वो सारा जो है अबटमेंट टीथ बियर करेंगे, और जो अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं सारे या एल्वियोलर रिज है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो इस तरह का अगर आपका प्रोस्थेसिस है तो आप उसको कहेंगे कि ये टूथ सपोर्टेड प्रोस्थेसिस है। और इसकी एग्जांपल यूजुअली आपको उस केस में मिलेगी जब आपकी इडेंचुलर स्पेस के एंटीरियरली भी साउंड अबटमेंट प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली भी साउंड अबटमेंट प्रेजेंट है, जबकि दरमियान में जो इडेंचुलर स्पैन है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इस केस के अंदर आप जो प्रोस्थेसिस लगाएंगे वो टोटली जो सपोर्ट ले रही होगी वो एंटीरियर और पोस्टीरियर अबटमेंट टीथ से ले रही होगी। तो इसी तरह जो दूसरा आपका है टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थेसिस, उसका मतलब ये है कि पार्टली आपका जो प्रोस्थेसिस है वो अपना ग्लूजल लोड जो है वो अबटमेंट टीथ पे शिफ्ट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, और पार्टली जहाँ पे इडेंचुलर स्पैन लंबा है यहाँ या फिर अबटमेंट टीथ प्रेजेंट नहीं है सपोर्ट के लिए, तो वहाँ पे जो उसका ग्लूजल लोड है वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ ने बेयर करना है, या जो रेजिजुअल रिज है जहाँ पे उसने बेयर करना है वो सारा लोड। तो इसकी एग्जांपल आपको मिल जाती है फ्री एंड सैडल्स के केस में। यानी फ़र्ज़ कर लें कि 4 तक आपके जो पेशेंट है उसके टीथ प्रेजेंट है और उसके पीछे 5, 6, 7 और 8 एब्सेंट है। तो 4 के ऊपर तो आप क्लूजल रेस्ट देंगे और सपोर्ट लेंगे वहाँ से, आप जो आपकी प्रोस्थेसिस है वो मीजियली तो आप कह लें कि जो अपना सारा क्लूजल लोड है वो 4 के ऊपर डालेगी, लेकिन जब 6 और 7 की बात आएगी तो वहाँ पे कोई अबटमेंट नहीं है जो आपके प्रोस्थेसिस को सपोर्ट दे। तो वहाँ पे आपने जो सारा सपोर्ट लेना है वो जो उसकी रेजिजुअल रिज है और साथ टिश्यूज़ प्रेजेंट है वहाँ से लेना है। तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब आप उसका इम्प्रेशन ले रहे हैं तो उन सॉफ्ट टिश्यू के पार्ट्स को जिनसे आपने लोड बेयरिंग का काम करवाना है उनको फंक्शनल स्टेट के अंदर रिकॉर्ड करें। तो उसके लिए जो हमारे पास आप कह लें इम्प्रेशन टेक्निक होती है उसको सिलेक्टिव इम्प्रेशन टेक्निक कहते हैं, कि जिन पार्ट्स ने आपका लोड उठाना है उनको आप फंक्शनल हालत में रिकॉर्ड करते हैं, यानी उन पे आप कंप्रेस करके उसको लोड मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको रिकॉर्ड करते हैं, जबकि जिन पार्ट्स ने आपका लोड नहीं लेना होता उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता जब आप इम्प्रेशन ले रहे होते हैं। तो इस टेक्निक को कहते हैं सिलेक्टिव इम्प्रेशन टेक्निक, यानी उन पार्ट्स पे प्रेशर है जिन्होंने लोड बेयरिंग करनी है। बाकी जो इम्प्रेशन टेक्निक्स हैं जब इम्प्रेशंस को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसको भी देख लेंगे। और फिर वो यूजुअली बताता है कि जो मोस्ट कॉमनली आपकी प्रोस्थेसिस दी जाती है वो क्लैस्प रिटेंड होती है, यानी उसमें रिटेंशन के लिए क्लैस्प्स का यूज़ किया जाता है, जो यूजुअली एक्स्ट्रा कोरोनल होते हैं और जो टूथ का अंडर कट एरिया होता है उसको इंगेज करते हैं और प्रोस्थेसिस की रिटेंशन में काम आते हैं। तो पहले उसने 2 टाइप्स बताई हैं सपोर्ट की, अब वो रिटेंशन के बारे में बता रहा है। तो सपोर्ट जब आप जो रिटेंशन आप लेते हैं जो क्लैस्प से, तो उस टाइप ऑफ प्रोस्थेसिस के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो उसने बताए हैं कि एक तो आपका जो क्लैस्प है जब आप डेंचर को उतारते हैं या लगाते हैं तो वो फ्लेक्स होके जो हाइट ऑफ कॉन्टूर है उसके नीचे और ऊपर जाता है। तो उसके टाइम पे लगाते हुए ऑब्वियसली जो आपका अबटमेंट होता है उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो अगर तो आपने जो आपका अबटमेंट होता है उसकी हेल्थ को डिटरमिन करते हुए, ये मतलब ऑब्वियसली वो इस पेरिडोंटिकली इतना नहीं था स्ट्रॉन्ग कि वो ये फोर्स हैंडल कर सकता, और फिर भी आपने उसको अबटमेंट बनाया, तो एक डिसएडवांटेज ये है कि आप उस पर मतलब उसको पेरिडोंटली फर्दर वीक कर देंगे, मोबाइल हो सकता है वो। दूसरा है कि आपकी फैब्रिकेशन ठीक नहीं है,
जो रेसिप्रोकल आर्म आपका साथ होना चाहिए वो अपना फंक्शन नहीं कर रहा या आपने वो दिया नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका जो टूथ है वो अबटमेंट टूथ है उस पर अनड्यू फोर्सेस पड़ेंगी। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि जो क्लैस्प होता है वो क्योंकि एक्स्ट्रा कोरोनली नज़र आ रहा होता है, तो अगर आपके वो इंटीरियर टीथ के ऊपर आपको लगाना पड़ता है तो वो अनस्थेटिक होता है। और थर्ड ये है कि अगर आप उसको जिस तरह आप पेशेंट को गाइड करेंगे कि आपने इसको साफ़ रखना है, खाना खा लें तो उतार के साफ़ करें और फिर लगाएं, तो अगर वो इस तरह नहीं करेगा तो पॉसिबल है कि क्लैस्प वाले एरिया में प्लैक रिटेंशन होगी और केरीज डेवलप हो जाएगी। तो जो फर्स्ट और थर्ड आपका डिसएडवांटेज है वो तो टोटली आपका डेंटिस्ट डिपेंडेंट और पेशेंट डिपेंडेंट है। यानी जब आपके रिटेंटिव क्लैस्प आर्म की वजह से आपके अबटमेंट के ऊपर अनड्यू फोर्सेस लगनी है, अगर आपने अपना डेंचर ठीक बनाया हुआ है और अबटमेंट की सिलेक्शन ठीक है तो ऑब्वियसली उसका कोई इतना जो है वो एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। और थर्डली अगर जो थर्ड है वो अगर आपका पेशेंट जो है वो गाइडलाइंस के मुताबिक उसको यूज़ करता है, साफ़ रखता है, जब उतारना हो उतार देता है, तो उसका भी कोई इशू नहीं रहता। तो जो मेजर इशू रह जाता है वो क्लैस्प रिटेंड प्रोस्थेसिस का, वो उसकी अनस्थेटिकनेस है। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक दूसरी तरह के क्लैस्प या कह लें आप डायरेक्ट रिटेनर बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं प्रिसीजन अटैचमेंट। प्रिसीजन अटैचमेंट इस तरह होती है कि आपका जो टूथ होता है आप उसको क्लूजली इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि जो आपका प्रोस्थेसिस बनता है उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो उसके अंदर जाके फ़िट हो जाता है। जिस तरह लॉक के अंदर की फ़िट हो जाती है, तो उस तरह वो फिट हो जाता है और एक्स्ट्रा कोरोनली बाहर आपका कोई क्लैस्प नहीं पड़ा होता जो उसको मतलब एस्थेटिकली डिग्रेड करे। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है जो प्रिसीजन अटैचमेंट का है। तो अगर तो मॉनेटरी प्रॉब्लम नहीं है तो ये बेहतरीन हल है एस्थेटिक इश्यूज़ का। फिर नेक्स्ट है फेजेस ऑफ द पार्शियल डेंचर सर्विस। तो ये यूजुअली आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बनता है और इसमें जो आपकी हेडिंग्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें वो बताता है कि डायग्नोसिस एंड एजुकेशन ऑफ द पेशेंट आ जाता है। तो उसका स्टार्ट आपका होगा हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। तो आप पेशेंट से सारी डिटेल्ड मेडिकल डेंटल और सारी हिस्ट्री लेंगे और उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और फिर उसकी एजुकेशन स्टार्ट कर देंगे। उसको बताएंगे कि ये आपके ओरल कैविटी के अंदर डेंटिशन में प्रॉब्लम है, इसको ठीक करेंगे तो ये होगा, ठीक नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा या ये इस तरह होगा। और उसको आपने डिफरेंट जो ट्रीटमेंट प्लान्स हो सकते हैं, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर हो सकता है, ब्रिजेस हो सकते हैं, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर हो सकता है, इम्प्लांट सपोर्टेड आपका डेंचर हो सकता है, तो वो सारे आपने उसको बताने हैं जो उसके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। और फिर शेयर डिसीजन मेकिंग के थ्रू आपने उसके लिए कोई एक फेवरेबल प्लान तैयार कर लेना है। फिर जो सेकंड स्टेप आएगा वो होगा ट्रीटमेंट प्लानिंग, डिज़ाइन, ट्रीटमेंट सीक्वेंसिंग एंड माउथ प्रिपरेशन। उसमें सबसे पहले आपके पास ट्रीटमेंट प्लानिंग आ जाएगी। अब आपने एक चीज़ डिसाइड कर लिया, जैसे कि आप कह लेंगे कास्ट पार्शियल डेंचर आपने देना है जो रिमूवेबल कास्ट पार्शियल डेंचर होगा, तो उसके लिए आपने उसके जो ओरल कैविटी के बाकी एरियाज़ हैं, उनकी जो बाकी टीथ हैं, अबटमेंट्स जो आपके यूज़ होंगे उनकी हेल्थ देखनी है, पेरिडोंटल हेल्थ देखनी है, कोई रेस्टोरेशन की ज़रूरत तो नहीं है कहीं पे, जो पहले से रेस्टोरेशन हुई हैं वो ठीक हैं कि नहीं। और ये सारा कुछ देख लेने के बाद फिर आपने डिज़ाइन प्रिपेयर करना है अपने जो प्रोस्थेसिस होगा कि उसमें माइनर कनेक्टर और मेजर कनेक्टर किस टाइप का यूज़ करना है, कहाँ पे आपने उसको रेस्ट देना है, कहाँ पे इनडायरेक्ट रिटेंडर देना है। तो ये सारा कर लेने के बाद आपने फिर माउथ प्रेपरेशन की तरफ जाना होता है कि आपने जिस सीक्वेंस में और किस किस टूथ के ऊपर आपने प्रेपरेशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी टूथ के ऊपर रेस्ट देना है तो उस रेस्ट की प्रेपरेशन करनी है, किसी टूथ के ऊपर गाइड प्लेन बनाना है तो उसकी प्रेपरेशन आ जाएगी, एट्सेट्रा। तो सेकंड स्टेप ये हो जाएगा। फिर आपने देखना है सपोर्ट फॉर डिस्टल एक्सटेंशन बेसिस। तो अब ये ध्यान में रखें कि जो आपके पास टूथ सपोर्टेड प्रोस्थेसिस होते हैं उसके अंदर ये नहीं होता, क्योंकि आपने जो भी आपकी रिज है उससे सपोर्ट नहीं लेनी होती। तो ये सिर्फ टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड जो प्रोस्थेसिस होते हैं उनके अंदर ज़रूरी होता है ये वाला स्टेप। तो जो डिस्टल एक्सटेंशन बेसिस है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो मैंने पहले आपको बताई है कि जिस पार्ट से आपने सपोर्ट लेनी है उस पार्ट को आपने फंक्शनली इम्प्रेशन के अंदर रिकॉर्ड करना है, यानी वो अंडर प्रेशर आप रिकॉर्ड करेंगे। आप ऐसे कह रहे हैं अपनी फंक्शनल स्टेट के अंदर वो रिकॉर्ड होगी। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओक्लूजल रिलेशंस है और टूथ अरेंजमेंट है। तो उसके बाद आपने ओक्लूजल रिलेशंस लेने होते हैं। बेसिकली
जो यूजुअली आपके समझ लें कि क्लूजल हाइट को डिटरमिन करता है और बाइट को डिटरमिन करता है कि यूजुअली पेशेंट अपना मैंडिबल किस पोजीशन पे जाके बंद करता है, और उसी हाइट पे आता कि आप जो अपना टूथ सेटअप है वो करें, और उसी हाइट और उसी बाइट के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्लूजन बनाएं जब आप टीथ की अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप है इनिशियल प्लेसमेंट प्रोसीजर्स। तो ये आपका बेसिकली इंसर्शन डे होगा। तो यूजुअली आपने इस अपॉइंटमेंट के ऊपर उस पेशेंट को वो प्रोसेसेस लगानी है, सेटिस्फाई करना है कि कहीं से उसको वो तंग नहीं कर रही, चुभ नहीं रही, कहीं हाई स्पॉट्स नहीं है, और वो सारा कुछ देख लेने के बाद आपने उसको जिस तरह उसको इस्तेमाल करना चाहिए वो सारी गाइडलाइंस बता देनी है। और फिर जो फाइनल स्टेप होगा वो आपका पीरियोडिक रिकॉल का होगा कि अब आपने पेशेंट को कहना है कि आप इसको 2 हफ्ते या 1 महीना पहने और उसके बाद आके दोबारा चेक करवाएं। तो अगर तो कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी बताएं, अदरवाइज़ हम दोबारा इसके हाई स्पॉट्स लेके और इसकी एक्लूजन वगैरह को दोबारा थोड़ा सा सेट करेंगे। तो ये जो सारे स्टेप्स थे यूजुअली आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बनता है, और ये आपको डिटेल बेशक ना भी हो लेकिन आपको एटलीस्ट उसकी हेडिंग्स याद होनी चाहिए। हेडिंग्स के अंदर बंदा खुद भी इतना मुश्किल नहीं है, बंदा बना के लिख सकता है। और फाइनली है कि क्लास प्रिटेंट पार्शियल डेंचर जो हैं उनके फेलियर की क्या रीजंस हो सकती हैं। तो फर्स्ट स्टेप से ले के डायग्नोसिस के स्टेप से ले के तो लास्ट स्टेप यानी आप समझ लें कि पेशेंट के डेंचर पहनने तक जो जो लोग उसके अंदर और जो जो चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं वो सारी उसकी एक रीज़न हो सकती हैं, जिसमें डेंटिस्ट भी आएगा, टेक्नीशियन लेबॉरेटरी वाला भी आएगा और इटसेल्फ पेशेंट भी आएगा। तो सबसे पहले उसने बताया कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग में कोई गलती है अगर तो आपने सर्वेयर को यूज़ नहीं किया उसका फॉर एग्ज़ाम्पल गाइड प्लान फाइंड करने के लिए, या जो उसका पार्ट है जहाँ से आपने डिटेंशन लेनी है वो फाइंड करने के लिए, या डायग्नोसिस आपका इटसेल्फ गलत था तो उस वजह से आपका जो है फेलियर होगा उस प्रोसेस का। फिर सेकंड जो उसके कॉजेज़ हैं वो माउथ प्रिपरेशन प्रोसीजर्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर जो आपने सारी प्रेपरेशंस पढ़ी हैं जिसमें रेस्ट सीट है, गाइडिंग प्लेन्स हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो अगर उनकी प्रेपरेशन जो है वो नॉर्मली नहीं की गई या एडिक्वेटली नहीं की गई तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर यह है कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लेंगे जिंजवाइटिस था पेशेंट को या पेरिडोंटाइटिस था, उसकी ट्रीटमेंट की है लेकिन इम्प्रेशन आपने उन पहले ले लिया है, और जो प्रॉपर उसकी जो आप कह लें कि जो रिकवरी हुई है पेरिडोंटल टिश्यूज़ की वो बाद में हुई है। तो जिस एरिया पे जिस पोजीशन पे आपने इम्प्रेशन लिया है उसके बाद से आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया होगा, तो वो फेलियर का कॉज बनेगा, या आपके इम्प्रेशन ही जो थे वो इनएडिक्वेट थे, इम्प्रेशन ही ठीक नहीं लिया हुआ था। फिर नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ द फ्रेमवर्क। तो उसमें जितने भी उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं अगर आपने वो ठीक से डिज़ाइन नहीं किए ताकि वो अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म कर सकें तो आपकी जो डेंचर है वो फेलियर की तरफ जाएगा। फिर लैब प्रोसीजर्स आ जाते हैं। उसमें यह है कि जो इम्प्रेशन आपने भेजा लैब में अगर उसने उसकी कास्ट ठीक नहीं बनाई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। जो आपने उसको डिज़ाइन बताया उसने उसको फॉलो नहीं किया, या आपने उसको एडिक्वेटली डिज़ाइन बताया नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। फिर है कि सपोर्ट ऑफ द डेंचर बेसिस आपने प्रॉपरली नहीं किया, यानी जिस केस में आपकी डिस्टल एक्सटेंशन बेस है उसमें आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं है, या उसको जो डेंचर बन के आया वो उसको टोटली कवर नहीं कर रहा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर एक्लूजन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपने जो टूथ सेटअप किया है या जो बाइट ली थी या जो उसका रिलेशनशिप लिए थे एक्लूजली वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। और फाइनली ये है कि आपने पेशेंट की तरफ से प्रॉब्लम है, या तो आपने उसको पूरी तरह से गाइड नहीं किया कि आपने उसको किस तरह पहनना है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, या आपने उसको रिकॉल पे नहीं रखा, या फिर वो वैसे ही उसके साथ जो है आपके बताने के बावजूद उसको ठीक तरह से नहीं यूज़ करता। तो ये सारी रीज़न्स जो हैं ये कॉज है आपकी कि आपके क्लास प्रिटेंट जो डेंचर है उसका फेलियर क्यों होता है। ये भी कभी कभी आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ जाता है।